रजनीश अपनी जगह पर बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि आखिर कौन है वो वजूद जो इसके अलावा उसके घर में रहता है और उसके सारे काम को कर दिया करता है। वो कुछ देर यूं ही सोचता रहा और फिर जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसे याद आया कि उसे ऑफिस भी जाना है। उसने झट से अपना खाना बनाया और नहा धोकर ऑफिस की ओर निकल गया। घर से जाते वक्त उसने एक बार पलटकर घर की ओर भी देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस घर से खौफ खाए या घर में हो रहे हालात का पता लगाए। खैर, उस वक्त तो वो ऑफिस चला गया। ऑफिस में सारा दिन उसका दिमाग घर के घटनाओं पर ही लगा हुआ था। कैसे उसके सारे काम खुद ब खुद हो जाया करते थे, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि हो ना हो ये सिर्फ भूत और प्रेत जैसी घटनाओं से ही संबंधित है। अक्सर ऐसी घटनाएं मैंने सुन रखी हैं कि भूत प्रेत किसी का काम किया करते हैं या फिर किसी को परेशान किया करते हैं। मैं भी शायद किसी ऐसी घटना के शिकार हो चुका हूँ। वो सारा दिन इन्हीं बातों में उलझा रहा। ऑफिस का काम खत्म करके जब वो शाम को घर की ओर वापस आ रहा था तो एक बार फिर घर के बारे में वो सोचने लग गया। चलती हुई रोड पर जब वो घर के बारे में सोच रहा था, उसे ख्याल ही ना रहा कि कब उसकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से जा टकराई। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल वहां पर टकराई, वो झट से जमीन पर गिर पड़ा, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। वो कुछ देर सड़क पर यूं ही पड़ा रहा। आसपास के कुछ लोगों ने उसे उठाया। वैसे तो पैर में चोट लगी थी, लेकिन रजनीश खुद ब खुद घर आने को तैयार था। उसने अपनी बाइक उठाई और बाइक स्टार्ट करके घर आ गया। घर आकर उसने खुद ही अपनी मरहम पट्टी करी और फिर बिना कुछ खाए पिए लेट गया। और वो यही सोच रहा था कि क्या करूंगी इस घर का, कैसे पता करूं कि वो कौन है, क्या वाकई में कोई भूत प्रेत है, और अगर भूत प्रेत है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, इस तरह से लुका छुपी क्यों खेल रहा है। वो यही सब सोचता हुआ एक बार फिर नींद के आगोश में चला गया। उसे पता ही ना चला कि कब आंख लगी और कब सवेरा हो गया। सवेरे के सूरज ने जब उसके चेहरे पर अपनी रोशनी डाली तो उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया और फिर दिन के बारे में सोचने लगा कि आज उसे क्या करना है। उस दिन छुट्टी थी, इतवार का दिन था, इसलिए उसे इत्मीनान था। वो अपने रोज के काम करने के लिए पलंग से उठा ही था कि कमरे से निकलते ही उसे ख्याल आया। तो वो ठिठक कर एक जगह पर खड़ा हो गया और ख्याल ये आया कि रात के वक्त उसके पैरों में चोट लगी थी और अब वो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा था। जिस पैर में चोट लगी थी उसमें चोट का जरा सा भी कोई भी असर नहीं था, कोई दर्द भी नहीं था। उसने झट से अपने पैजामे को ऊपर किया और देखा कि चोट का निशान मात्र था और ऐसा लग रहा था कि वो चोट कई दिनों पहले लगी हो, जो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे अच्छे से याद था कि चोट कल ही लगी थी। वो मन ही मन बुड़बुड़ाया, मेरा दिमाग नहीं खराब है, मैं पागल नहीं हूं। अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, ये किसी आसेबी ताकत का ही कमाल है जो मेरे साथ इस तरह से लुका छिपी का खेल खेल रही है, जो मेरा काम करती है। अभी वो ये सब बुड़बुड़ा ही रहा था कि तभी उसके किचन से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर जोर से पैर रखते हुए चल रहा हो। वो एकदम से मुड़ा। वहां उसे कोई नजर नहीं आया, मगर वो श्योर था कि उसके किचन में कोई ना कोई था। वो जाकर किचन के सामने खड़ा हुआ। वो अंदर नहीं गया, बस दूर ही खड़ा किचन के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन ऊपर वाले को याद किया और कहने लगा, अब बहुत हो गया, अब मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है।
आखिर कौन हो तुम जो यहाँ पर मेरे काम करने आते हो? मुझे बताओ, वरना मैं किसी एक ऐसे तांत्रिक को लाऊंगा जो तुम्हारा यहाँ आना जाना बंद कर देगा, और ये भी मुमकिन है कि वो तुम्हें अपने साथ कैद करके ले जाए। इसलिए मेरे सामने आओ। रजनीश ये कहकर चुप हो गया। कुछ देर वो खड़ा रहा और फिर उसने किचन के अंदर से एक आहट सुनी। लग रहा था कि कोई दबे पांव बाहर की ओर निकल रहा है। रजनीश थोड़ा सा सहमा और दिल थाम के बैठ गया। वो देखना चाहता था कि आखिर कौन है जो इतने दिनों से उसका काम कर देता है। और उसने देखा कि किचन से एक खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में चाय की ट्रे थी। वो दबे कदमों से रजनीश के सामने आई थी और उसके सामने खड़ी उसकी ओर देखने लगी। रजनीश उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खो सा गया था। उसके दिल का जो खौफ था वो मिट चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या कहे। शायद वो अपने होश में नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की ने चाय की ट्रे को मेज पर रख दिया और वो बोली, रजनीश साहब, चाय पी लें। जब उसने चाय पीने को कहा, रजनीश को तब होश आया और फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो भौचक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। उस लड़की ने कप में चाय डाली और बड़े तहजीब से चाय उठाकर रजनीश की ओर बढ़ा दी। रजनीश ने चाय का प्याला पकड़ लिया और फिर उसने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने उससे कहा, आप चाय पीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। रजनीश ने कहा, नहीं, तुम मुझे बताओ कि कौन हो तुम। इतने दिनों से मैं ये सब सोच सोच के परेशान था, और तुम यहाँ पर आई कैसे? बताओ मुझे। कहीं तुम भूत प्रेत तो नहीं? इस पर वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, आप परेशान ना हो। आप पहले इत्मीनान से चाय पीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये कहकर वो सामने पड़े सोफे पे बैठ गई। इधर रजनीश भी उसके सामने बैठा था। वो फटी आंखों से उसे देख रहा था। वो लड़की उससे कहने लगी, रजनीश साहब, आप घबराएं नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। आप कुछ दिन से परेशान थे, किसी काम करने वाले की तलाश में थे, और इसके लिए आपने जगह जगह पर विज्ञापन के कागज चिपकाए थे। आपने एक जगह विज्ञापन का कागज चिपकाया था उस पेड़ पर जहां से आप अक्सर निकला करते थे। मैं उससे पहले भी आपको आते जाते देखती थी, आपकी मायूसी को महसूस करती थी। जब आपने उस विज्ञापन के कागज को वहां पर चिपकाया और मैंने उसे पढ़ा, तो मैंने यही बेहतर समझा कि मैं आपके घर आ जाया करूं। मैंने पहले सोचा कि आपके घर ऐसे ही आऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे चुपचाप आकर ही यहाँ पर काम करना पड़ा। चुपचाप आकर? आखिर क्यों? रजनीश ने जब ऐसे पूछा तो वो लड़की कहने लगी, रजनीश साहब, हमें बोलने दें। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। मेरी बात सुनने के बाद आपके पास कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। मैं चाहती तो सामने से भी आ सकती थी, लेकिन मैंने चुपचाप आना ठीक समझा। मैं आपका दिल मजबूत करना चाहती थी, साथ ही ये देखना चाहती थी कि आप दिल के कितने मजबूत हैं। मजबूत? आखिर कहना क्या चाहती हो? इस पर वो लड़की कहने लगी, रजनीश साहब, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जिन हूं। ये बात सुनकर रजनीश तो खौफ के मारे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जिन? वो लड़की बोली, रजनीश साहब, आप घबराए नहीं, आप अपनी कुर्सी पर बैठे।
मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम हुदा है और मैं कौमे जिन्नात से हूं। मैं आपके मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ और सच पूछिए तो मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं अक्सर आपको वहाँ से निकलते देखा करती थी। मुझे उसी वक्त से आपसे मोहब्बत हो गई थी और जब यह विज्ञापन मैंने देखा तो मैंने समझा कि मुझे अब आपके पास आना चाहिए। मैं यही फैसला करके आई हूँ कि अब सारी ज़िंदगी आपकी ही मदद करूँगी, आपकी हिफाजत करूँगी, आपके साथ रहूँगी। रजनीश भी अब उसकी बातें सुनकर थोड़ा मुतमईन हो गया था। वो कहने लगा, क्या सच में तुम एक जिन हो? इस पर वो कहने लगी, हाँ, मैं एक जिन हूँ। मैं इस बात का सबूत भी दे सकती हूँ। सबूत? क्या वाकई में तुम मुझे यकीन दिला सकती हो? इस पर हुदा कहने लगी, हाँ, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ। आपने गौर नहीं किया? क्या आप भूल गए कि कैसे मैं आपका काम कर दिया करती थी और आपको लगता था कि खुद ब खुद सब कुछ कैसे हो गया? खैर, वो तो आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, मगर मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताऊँ क्या करूँ? रजनीश कहने लगा, कुछ भी करो, मैं भी तो देखूं क्या जिन वाकई में होते हैं। इस पर हुदा कहने लगी, ठीक है, आप मेरी ओर देखें। अब रजनीश हुदा की ओर देखने लगा। देखते ही देखते हुदा ने एक कमाल किया। वो वहीं खड़े खड़े अचानक से कहीं गायब हो गई। ये देखकर तो रजनीश तो अब उछल कर बैठ गया। क्या? ये क्या किया तुमने? कहाँ हो तुम? रजनीश बस उसकी आवाज सुन पा रहा था। हुदा कह रही थी, घबराए नहीं, आपके सामने ही हूँ, अपनी जगह पर बैठी हूँ, बस आपको दिख नहीं रही। यही हमारा तिलिस्म है, हमारी ताकत है। आप चाहें तो मैं फिर से जाहिर हो जाऊं? रजनीश कहने लगा, हाँ, तुम मेरे सामने आओ। मैं समझ गया कि तुम एक जिन हो। उसका इतना कहना था कि हुदा फिर उसके सामने नबूदार हो गई। अब ये देखकर रजनीश को समझ आ गया था कि वाकई में उसके सामने एक जिन बैठी है। रजनीश ने उससे कहा, क्या तुम मुझे वाकई में कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी? इस पर हुदा कहने लगी, कतई नहीं, नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का आपको नुकसान पहुंचा चुकी होती। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कबूल करते हैं? उसकी बात सुनकर रजनीश थोड़ा सा खामोश हुआ। वो अपने गुजरे हुए वक्त को सोचने लगा। उस पर हुदा कहने लगी, रजनीश साहब, मैं जानती हूं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। आप उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या जो आपकी कदर ना करे। माना कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर आप करते थे। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो क्या वो आपके पास चली आएगी? नहीं ना। इसलिए आप भले ही उसे अपने दिल में जिंदा रखें, मगर अपनी जिंदगी को यूं गमों के अंधेरे में ना झोंकें। आपको खुशी से जीने का पूरा हक है। आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि आपको धोखा मिला। आपकी बीवी आपको छोड़ के गई, आपने उन्हें नहीं छोड़ा। इसलिए आप मायूस ना हो। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। अपनी बची हुई जिंदगी को खुशियों के साथ जिए और इसमें मैं आपका साथ दूंगी। क्या आप मुझे कबूल करते हैं? उसका इतना कहना था कि रजनीश की आंखों से आंसू निकल आए। शायद ये उसके अंदर का गम था जो उसने अपने दिल में अभी तक छुपाए रखा था। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर हुदा की ओर देखा। हुदा बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। हुदा की बातों ने उसके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी। रजनीश ने हुदा के साथ रहने के लिए हामी भर दी। रजनीश भी हुदा से मोहब्बत करने लगा था।
अब दोनों लोग उस घर में साथ रहने लगे। रजनीश को इस बात का जरा सा भी खौफ ना आता कि वो एक जिन है। खुदा उनके साथ रहती और समय समय पर ऐसे ऐसी चीजें करके दिखाती जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ एक जिन ही कर सकता था। खुदा ने उससे ये कह रखा था कि इस बात का जिक्र वो किसी और से ना करे। कुछ दिन तक तो उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, मगर एक दिन उसने खुदा से कहा कि वो बस इस बारे में मुझे बताना चाहता है। खुदा ने पहले मना किया, मगर रजनीश के बार बार कहने पर खुदा राजी हो गई। और फिर उस दिन बहुत दिनों के बाद रजनीश का फ़ोन आया। मैंने जब फ़ोन उठाया तो रजनीश खुशी से बोल रहा था। उसकी आवाज़ में तब्दीली थी, मायूसी गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ ताजगी से भरी हुई थी। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वो अब बिल्कुल टेंशन फ्री ज़िंदगी जी रहा है। उसने मुझे बताया कि वो मुझे किसी से मिलवाना चाहता है और उसने मुझे संडे को अपने घर पर बुलाया। मैं भी मिलने के लिए राजी हो गया। संडे को जब मैं उसके घर पहुंचा तो रजनीश को देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये पहले वाला रजनीश है। रजनीश का हुलिया अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया था। जिस मायूसी ने रजनीश के जिस्म को उसकी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाना शुरू कर दिया था, बीमारों जैसा दिखाना शुरू कर दिया था, वही रजनीश अब अपनी उम्र से छोटा लगता था। ऐसा लगता था कि वो अभी ही जवान हो और उसके चेहरे पर नई ताजगी थी। उसका शरीर यूं लग रहा था कि जैसे कभी बीमार ही ना हुआ हो, एकदम तंदुरुस्त, चुस्त। वो खुशियों से भरा मालूम दे रहा था। उसने मुझे घर पर बुलाया और फिर हमारी रजनीश से बहुत देर तक बात हुई। रजनीश ने मुझे बातों बातों में ही अपने साथ हुए सारे वाकये को बयां कर दिया। मुझे तो उसकी बात पर होश नहीं आया। फिर उसने हुदा को बुलाया तो हुदा उसी तरह चाय की ट्रे लेकर किचन से बाहर आई। मैं थोड़ा चौंका क्योंकि मुझे घर में आए हुए आधा घंटा हो गया था, लेकिन इन आधे घंटे में मैंने किचन से ना किसी को निकलते और ना जाते देखा था। लेकिन मैं हुदा को देख पाया। हुदा किचन से निकली, बेहद खूबसूरत थी। रजनीश कहने लगा कि यही है हुदा जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, मगर तुम इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। मुझे रजनीश की बातों पर यकीन नहीं आया। दरअसल मैं रजनीश से मिलने इसलिए गया था कि मैं ये देखना चाहता था कि रजनीश कहीं अपने वहम में तो नहीं, क्योंकि वो मुझे बताया करता था कि उसके घर के काम खुद ब खुद हो जाया करते हैं। और मैंने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। और जब उसने मुझे हुदा के बारे में बताया तब भी मैं सोच में पड़ गया कि कहीं इसे वहम तो नहीं हो रहा, इसका दिमाग कहीं इसको कोई लड़की दिखा तो नहीं रहा। इसलिए मैं थोड़ी तस्दीक करने के लिए चला गया, लेकिन नहीं मालूम था कि ये वाकई में एक लड़की इसके साथ रहती है, और वो भी वो जिन। इस बात पर तो मुझे अब भी यकीन नहीं था। मैंने कह दिया, क्या मजाक करते हो यार, अच्छी खासी लड़की को तुम जिन बता रहे हो। इस पर हुदा कहने लगी, ये सही कह रहे हैं जनाब, मैं एक जिनजादी हूँ और इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तो इस बात को खोलना नहीं चाहती थी, मगर इनके बार बार जिद करने पर मैं आपको बताने को ये राजी हुई। आप मेहरबानी करके किसी को ये बात जाहिर ना करें और किसी से भी मत कहिए कि मैं कोई जिन हूँ। हमारे राज को राज ही रहने दें। मैं कहने लगा, मैं क्यों कहूँ भला, लेकिन मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा है कि आप जिन हो। इस पर वो कहने लगी, आपको यकीन नहीं आएगा क्योंकि आप मुझे अपने सामने देख रहे हैं। जब तक मैं कुछ करके ना दिखाऊं तब तक कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा कि मैं एक जिन हूं।
ये कहकर हुदा खड़ी हुई और फिर मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गई। ये देखकर तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। एक पल के लिए लगा कि ये सब कुछ सपना है, लेकिन सब कुछ हकीकत था। हुदा मेरे सामने वापस नमूदार हुई और कहने लगी कि ये है मेरी हकीकत। मैं थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, मगर फिर कुछ देर जब वहां पर बैठा और हुदा से बातें करता रहा, तब मुझे यकीन हुआ कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं उसके घर से वापस आ गया, लेकिन जब वापस अपने घर पर आया तो यही सोच रहा था कि कहीं हुदा बाद में उसे नुकसान न पहुंचाए। आखिर वो एक जिन है और रजनीश एक इंसान। मैं ये सोचता रहता और बीच बीच में रजनीश को फ़ोन किया करता। जब भी उससे बात होती वो हमेशा मुझे खुश मिलता। उसके बाद मैं 3-4 बार रजनीश से मिला। रजनीश अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। उसके घर के हालात भी ठीक हो गए थे। वो ठीक से रह रहा था और धीरे धीरे इस बात को 5 साल गुजर गए। आज भी रजनीश बड़े मजे से अपने घर में रहता है। अब वो एक आरामदायक जिंदगी जी रहा है। वो अपनी बीती हुई जिंदगी को याद नहीं करता। वो अपने गमों को भुला चुका है और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया कि वो एक जिन के साथ रह रहा है, और उसने भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। खुदा को तो सभी देखते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं पहचान पाता कि वो एक जिन है। वो इंसानों की तरह ही रहती है, उसी तरह बिहेव भी करती है, लेकिन सिर्फ रजनीश के सामने ही वो ऐसे ऐसे काम कर देती है जो आम इंसान नहीं कर पाता। और रजनीश को उससे जरा सा भी अब डर नहीं लगता। रजनीश अब पहले से ज़्यादा खुश है। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं जो भयानक अंजाम देते हैं, और कभी कभी कुछ छोटे छोटे कदम ऐसे उठते हैं जो जिंदगी में बहार ले आते हैं। रजनीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने वो विज्ञापन लगाया जिसे देखकर हुदा उसकी ओर चली आई। हुदा पहले से ही उससे मोहब्बत करती थी और अब वो उसके साथ रहना चाहती थी। वो खुश है और अब शायद उसकी जिंदगी में गमों की कोई जगह नहीं।